नमस्कार दोस्तों, पिछले क्लासेस में हम आरएलसी सर्किट सीरीज देख रहे थे कि सीरीज आरएलसी सर्किट में दो केस होता है। पहला केस था एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। इम्पीडेंस जो होता है हमें ये पता है, इम्पीडेंस इक्वल्स टू आर प्लस जे एक्स होता है। ठीक, इम्पीडेंस में दोनों चीज़ अब आ गया, इसमें इंडक्टर है कैपेसिटर। तो इसको अगर जब हम ओपन करते थे आर प्लस जे एक्सएल माइनस जे बाई एक्ससी माइनस जे ओमेगा सी, क्या था माइनस जे एक्स इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा सी होता है। इस तरीके से था। ठीक, इसी को हम क्या कर दिए थे, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्ससी। पहला केस बना था एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। केस 2 हम ये बोले थे कि केस 2 हम लेते हैं एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सएल। तो हम इम्पीडेंस कैसे लिखेंगे, आर प्लस नहीं होगा, अब पहले एक्ससी लेना है तो आर माइनस जे एक्ससी, ठीक, प्लस जे एक्सएल। इस तरीके से लेना है, पहले लेना है माइनस जे एक्ससी फिर प्लस जे एक्सएल। अब हम क्या करेंगे, आर माइनस साइन बाहर ले लिए तो क्या हो गया एक्ससी माइनस एक्सएल। क्या हो गया एक्ससी माइनस एक्सएल। ये हो गया ना एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सएल। तो ऐसे हमको करना था। जब हमको एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी करना था तो हम पहले इंडक्टर लेंगे बाद में कैपेसिटर लेंगे। जब एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सएल करना होगा तो पहले कैपेसिटर का लेंगे बाद में इंडक्टर का लेंगे। ठीक है, तरीका यही है ऐसे करने का। माइनस कॉमन ले लिए तो एक माइनस अंदर भी लगाएंगे तभी तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। एक्ससी माइनस एक्सएल हमको बनाना है क्योंकि एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सएल है, इसीलिए हमको एक्ससी माइनस एक्सएल इसी तरीके से बनेगा। अब इसका क्या लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में है ए प्लस जे बी, इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये सब में लगेगा ना, एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये पिछले में देखिएगा गलती क्यों होगा तो पूरे में होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर का एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। और एंगल क्या होगा, tan इनवर्स, निगेटिव की वजह से माइनस एंगल होगा, निगेटिव की वजह से माइनस एंगल होता है। सब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, निगेटिव की वजह से tan में क्या होता है माइनस होता है। tan इनवर्स एक्ससी माइनस एक्सएल बाई आर। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये फेज हो गया। ये हम इम्पीडेंस लिखें, वोल्टेज बराबर क्या होता है करंट इनटू इम्पीडेंस। जैसे वोल्टेज बराबर करंट इनटू रेसिस्टेंस होता है ना, ओम्स लॉ, तो यही रेसिस्टेंस की जगह इसी सर्किट में क्या आ जाता है इम्पीडेंस आ जाता है। हम एज्यूम क्या किए थे, रेफरेंस करंट एंगल आई इक्वल्स टू 0 और जेड को क्या मैग्नीट्यूड अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का आर स्क्वायर एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर और एंगल माइनस tan इनवर्स एक्ससी माइनस एक्सएल बाई आर। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका, आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर और एंगल हो गया माइनस tan इनवर्स एक्ससी माइनस एक्सएल का। एल और सी एक तरह हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये एल है ये एल है ये सी है, ठीक है। तो कंफ्यूज इसमें नहीं होना है किसी में भी, पिछले में भी कराए हैं, ये है एल और ये है सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और फेज लिख दिए इम्पीडेंस से, क्योंकि वोल्टेज बराबर करंट इनटू इम्पीडेंस होता है। अगर हम फेजर बनाए तो सबसे पहले करंट हमारा रेफरेंस फेजर हो गया आई, इसी पे हमारा कौन सा होगा रेसिस्टर। तो हमेशा करंट फेजर पे होता है 0 डिग्री, क्योंकि रेसिस्टर में कोई फेज शिफ्ट नहीं होता है, इसीलिए वोल्टेज जो होगा रेसिस्टर का वो करंट के अक्रॉस जो करंट रहे, रेसिस्टर के अक्रॉस जो करंट रहेगा वो सेम फेज में रहेगा। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा और इसमें जो करंट आएगा उन दोनों में कोई फेज शिफ्ट नहीं रहेगा, वो सेम फेज में रहेंगे, हम ये कह रहे हैं। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा और इसमें जो करंट आएगा उसके बीच 90 डिग्री फेज शिफ्ट होगा इंडक्टर के अक्रॉस।
तो इंडक्टर में करेंट आई करंट तो सब में आ रहा है, लेकिन इंडक्टर का करंट जो होता है वो उससे लैग करता है, तो ये क्या बन गया VL। कैपेसिटर में जो करंट आ रहा है और कैपेसिटर में जो वोल्टेज है, तो करंट लीड करता है, मतलब ऊपर रहेगा तो कैपेसिटर का वोल्टेज किधर बनेगा VC। हम क्या बोले हैं, X इज ग्रेटर देन XL, X इज ग्रेटर देन XL का मतलब होता है VC इज ग्रेटर देन VL। जिसका रिएक्टेंस ज़्यादा रहेगा उसका वोल्टेज भी ज़्यादा रहेगा। VC इज ग्रेटर देन VL में VC बड़ा है VL छोटा है, तो नेट रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा, VC माइनस VL। ठीक, VC माइनस VL। और जो नेट V बनेगा, जो V बनेगा इन तीनों की मदद से, इन दोनों का तो हो गया VC माइनस VL और इसका हो गया R, इन दोनों का हो गया VC माइनस VL और इसका हो गया R, तो R और VC माइनस VL का रिजल्टेंट बन गया V, ये जो कैलकुलेट किए थे, जिसकी वैल्यू है हमारी I अंडर रूट यही है। और माइनस tan इनवर्स की वजह, मतलब ये क्या हो रहा है, ये नीचे के साइड में एंगल बन रहा है फाई, जिसकी वैल्यू है tan इनवर्स। यहाँ भी माइनस मत लगा जाए क्योंकि ऑलरेडी माइनस का मतलब हो गया नीचे रेफरेंस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट चला जाता है, तो माइनस tan इनवर्स XC माइनस XL बाई R। तो ये डायग्राम बन गया RLC सर्किट का केस 2। RLC सर्किट में केस 1 ये ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है। RLC सीरीज सर्किट का केस 1 और केस 2 करके डेरिवेशन आता है 7 नंबर का AKTU में फर्स्ट ईयर। तो इसको अच्छे से कर लेना है 2 बार 3 बार, जितनी चीज़ें बताए हैं उसको समझ लेना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं उनको ऑलरेडी ये सेकेंड ईयर में पूरा सब्जेक्ट है एज इट इज, और भी इसमें गहराई है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ईयर में कॉमन टू ऑल है, तो हमको इतना ही करना है जिससे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हुए हम क्वेश्चन को क्रैक कर सके। हमको बस इतना ही पर्पज है इसका करने का। नहीं तो जिसको हायर क्लासेस में जो है सेमेस्टर में ईयर में EN और EC के बच्चों को ऑलरेडी ये चीज़ फिर से डीप में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सीरीज RLC सर्किट का कॉन्सेप्ट, ठीक। एक देख लेते हैं, देखिए ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट करते हैं पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में एक केस देख लेते हैं, बाकी केस एज इट इज आप लोग होमवर्क में कर लेंगे, बार बार फिर से कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक बार हम देखते हैं पैरेलल सर्किट का कैसे हम फेजर डायग्राम और मैग्नीट्यूड बनाते हैं, ठीक है। आइए हम पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में होगा R एंड L इन पैरेलल, ठीक है, RC, और तीसरा R एंड L एंड C, तीनों आपस में पैरेलल रहेंगे। जैसे केस 1 हम ये बोल रहे हैं कि वोल्टेज सोर्स है VT, यहाँ से करंट निकला IT, ये है R रेसिस्टर, और इसके पैरेलल में क्या है, इंडक्टर। हमको क्या बनाना है, इस रिजल्टेंट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और जो रिजल्टेंट वोल्टेज है V और वहाँ से जो करंट निकल रहा है I, दोनों के बीच में फेज शिफ्ट कितना होगा। सब में हम यही चीज़ किए हैं, ये जो वोल्टेज है और यहाँ से जो करंट निकल रहा है इसके बीच में फेज शिफ्ट कितना है और वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, यही चीज़ सब में किए हैं, ठीक। सेकेंड होगा इसी तरीके से VT RC, और थर्ड होगा एक RL और लग जाएगा, थर्ड केस हो जाएगा, इसमें से करंट निकला IT, और थर्ड हुआ हमारा VT, यहाँ से हो गया IT, और ये हो गया हमारा R, ये हो गया L,
और इसके साथ हो गया C। ठीक, तो यही 3 केस हमको स्टडी करना है। इसका फेजर डायग्राम बनाना है, वोल्टेज करंट के बीच में फेज शिफ्ट डिस्कस करना है। ठीक है, जैसा हम एज इट इज किए थे सीरीज में। ठीक है, एक हम RL सर्किट का कर देते हैं, बाकी RC और RLC का आप लोग करिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो ये हैंड रिटन नोट्स में इसका प्रूफ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम पिछले का तीनों केस डिराइव करा चुके हैं। ठीक है, फेजर से भी और इम्पीडेंस मेथड से भी। इसको हम देख लेते हैं। देखिए, एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम सीरीज वाला सर्किट कर रहे थे, तो सीरीज वाले सर्किट में था कि हम हमेशा रेफरेंस लिए थे करंट को हम रेफरेंस लिए थे। करंट जो था हमारा रेफरेंस फेजर पे था। इसमें क्या होगा, V जो है वो रेफरेंस रहेगा। क्या हम बोले कि पैरेलल सर्किट का जो एनालिसिस होगा उसमें वोल्टेज रेफरेंस रहेगा, और सीरीज सर्किट का जो एनालिसिस किए थे उसमें करंट रेफरेंस था। ठीक, ये करंट IT गया, इसमें से निकला, क्या ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा आके, इसमें करंट जाएगा IR और इसमें करंट जाएगा IL। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं करंट को, I = IR प्लस IL, सब फेजर के फॉर्म में है। क्या हो गया, I = IR प्लस IL। ठीक है, नॉर्मल कभी एडिशन नहीं होगा, जैसे कि अगर इसमें 3 एम्पियर निकल रहा है, इसमें 2 जा रहा है, इसमें 1 जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल एडिशन नहीं है, फेजर एडिशन है, वेक्टर एडिशन है। ये कहीं ना कहीं वेक्टर समझ सकते हैं फेजर मतलब, तो एज इट इज एडिशन नहीं होगा। इसका एडिशन कैसे होता है, √A² प्लस B², मैग्नीट्यूड और उसका आता है फेज। ठीक, तो I = IR प्लस ILC लिख सकते हैं KCL से। यही जो करंट है यही 2 पार्ट में डिवाइड होगा। IR को क्या लिख सकते हैं, V/R, और V को हम रेफरेंस लिए हैं तो क्या लिख देंगे, V को V∠0 मतलब V/R ∠0। IL का मतलब क्या है, V/XL। IL का मतलब है V/JXL। IL का मतलब क्या है, V/XL। यही ना होता है, V/ रेसिस्टेंस या V/इम्पीडेंस या V/रिएक्टेंस, तो V/रिएक्टेंस। JXL का मतलब हो गया XL ∠90 डिग्री, XL ∠90 डिग्री। ये एंगल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, V/R ∠0 डिग्री, और ये हो जाएगा V/XL ∠−90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल नीचे 90 था, तो ऊपर जाता है एंगल तो क्या हो जाता है, -90 डिग्री। अगर हमको इसी का फेजर बनाना हो, इसका हमको फेजर बनाना हो तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे फेजर, इसका ऐसे फेजर करेंगे। रेफरेंस क्या है, V रेफरेंस है हमारे पास। ये कैसा फेजर है, रेफरेंस। ठीक, रेसिस्टर में जो करंट है और रेसिस्टर में जो वोल्टेज है, क्या वो सेम फेज में है, हाँ, क्योंकि रेसिस्टर में कोई फेज शिफ्ट नहीं है। ये भी क्या है, ∠0। तो इसके अक्रॉस जो करंट है IR, क्या VR के सेम फेज में होगा, हाँ। लेकिन ये जो IL है, ये कितना है, रेफरेंस से -90 डिग्री। -90 डिग्री मतलब रेफरेंस से नीचे। तो ये हमारा जो IL है वो कितना है, इससे माइनस मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल बन रहा है किस साइड में, नीचे। बात समझ में आया, क्यों एंगल 90 डिग्री इसको नीचे बनाए, क्योंकि यही तो IL है। ये IL की वैल्यू क्या है, V/XL। कहाँ बनेगा, नीचे माइनस, क्यों, क्योंकि -90 डिग्री है। +90 डिग्री रहता तो एंटी क्लॉकवाइज, माइनस है तो क्लॉकवाइज। ये सब पहले बता चुके हैं। तो एक हमारे पास IR हुआ, एक हमारे पास IL हुआ। एक IR था, एक IL, दोनों का रिजल्टेंट क्या है, I। दोनों का रिजल्टेंट क्या है, I। I की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड √IR² प्लस IL का स्क्वायर। √IR² प्लस IL का स्क्वायर। IR का स्क्वायर मतलब V/R का स्क्वायर। IR मतलब क्या है, V/R मतलब V²R²।
आई एल का स्क्वायर मतलब वी अपॉन एक्सएल का स्क्वायर, वी बाई एक्सएल का स्क्वायर। तो ये हो गया, बाहर ले लेंगे वी तो रूट के, तो वी हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्सएल स्क्वायर। और एंगल कितना होगा, ये एंगल भी तो पता करना है, कितने से, जो आई है वो वी से लैग कर रहा है, जो आई है वो वी से लैग कर रहा है, जो आई है वो वी से लैग कर रहा है। कितने से लैग कर रहा है, कैसे देख लेंगे, डायरेक्ट देख लेंगे tan फाई से। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर क्या है, आई एल, तो tan फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यही तो आई एल है ये चीज़, तो आई एल बाई आई आर। आई एल क्या है, वी बाई एक्सएल, आई एल क्या है, वी बाई एक्सएल, और आई आर क्या है, वी बाई आर। तो वी बाई आर ऊपर, वी नीचे, तो ये हो गया आर बाई एक्सएल tan फाई। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स फाई लेना है तो उसका क्या लेंगे, tan इनवर्स आर बाई, ये हो गया फेजर। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हमको क्या करना था कि रेफरेंस फेजर बनना था वोल्टेज V एंगल 0 डिग्री, ठीक। उसके बाद हमको क्या करना था कि हमको KCL लगाना था और फेजर के फॉर्म लिखना था कि ये जो I होगा ये दोनों I के फॉर्म में डिवाइड होगा, तो I इक्वल्स टू आई आर, और ऐसे लिख सकते हैं अगर लिखना हो तो, कोई दिक्कत नहीं है। IT जो है ये हो जाएगा IRT, ये हो जाएगा ILT, ये हो जाएगा ILT, ठीक। इस तरीके से लिखें, IR को V बाई आर और IL को लिख देंगे V बाई एक्सएल। जैसे रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R होता है तो इंडक्टर का रिएक्टेंस XL होता है। XL का मतलब J ओमेगा L, J का मतलब 90 डिग्री, ठीक। V बाई एक्सएल नीचे का 90 ऊपर जाएगा तो -90, इसमें 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रेफरेंस बना देंगे वोल्टेज और ये सारी चीज़ें लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख लिए कि अगर पैरेलल सर्किट हो तो वोल्टेज और करंट के बीच में लीडिंग लैगिंग का एंगल कैसे निकालते हैं और रिजल्टेंट करंट इसमें निकालते हैं। जैसे सीरीज में रिजल्टेंट वोल्टेज निकाल रहे थे, इसमें हम रिजल्टेंट करंट निकालेंगे, क्योंकि इन करंट इस करंट का सम होगा रिजल्टेंट। उसमें वोल्टेज का सम होता था, उसमें KVL लगता था, इसमें KCL लगता है, ठीक। हैंड रिटन नोट्स में बाकी रहेगा दोनों। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया कि सिंगल फेज AC सर्किट का RC RL RLC सीरीज में और पैरेलल में RL RC और RLC हो गया।